10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 तथा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 के हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर आपको सामने है और ये पेपर आपके बोर्ड की ओर से जारी किया गया एक मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो में अपन मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे जो कि आपकी बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। आपका जो पेपर आएगा वो इसी पेपर पैटर्न पर आधारित होगा, अर्धवार्षिक का और बोर्ड का पेपर भी आपके सेम इसी पेपर पैटर्न पर आधारित होगा। पहले क्वेश्चन में आपके 15 MCQ आएंगे, तो ये अपन देख लेते हैं कौन कौन से अभ्यास आपके इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके इसमें आपके संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपकी मित्रता, पर्वत, लड़का और हिमालय, इसमें व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। तो हिमालय व्यक्तिवाचक है, लड़का जातिवाचक है, मित्रता भाववाचक है, पर्वत आपके जातिवाचक है। मानसिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो आप मानसिक में एक प्रत्यय आपके हो जाएगा। आपको सामाजिक में प्रत्यय बताना है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ठीक है, सामाजिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। और एक आपको मानवता में प्रत्यय बताना है, मानवता में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यण संधि का उदाहरण है, तो इसमें आपके देखो महर्षि, महा प्लस ऋषि, सदैव सदा प्लस एव ये वृद्धि संधि है, और नायक ये आपके अयादि संधि है, स्वच्छ ये सु प्लस अच ये आपके यण संधि हो जाएगी। तो ये वाला आपके जो यण संधि का उदाहरण है। नायक जो है वो आपके ये अयादि संधि का उदाहरण है। शताब्दी शब्द में आपका समास कौन सा है, तो ये इसमें आपके द्विगु समास हो जाएगा, शताब्दी में द्विगु समास है। आपको बताना है कि दशानन में कौन सा समास होगा, दशानन में कौन सा समास है, 10 से आनंद जिसके कौन सा इसमें समास होगा। अगला पाठ है नेताजी के जो चश्मा है, पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मास्टर मोतीलाल। क्या नाम लिखेंगे, मास्टर मोतीलाल इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो झूठा सच जो लिखा गया था वो यशपाल के द्वारा लिखा गया था, जो लेखक है यशपाल उनके द्वारा लिखा गया था। मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने उनकी जो शीला अग्रवाल है उनका रहा था। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो शहनाई फूंक देकर बजाया जाता है, इसको इसलिए इसको अपन सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन से माने जाते हैं, तो वात्सल्य के जो श्रेष्ठ कवि है वो सूरदास को माना जाता है। अगला प्रश्न आपके नाथ शंभु धनु बंज निहारा, तो इसमें आपके उपयुक्त काव्य पंक्ति में किसको संकेत किया जा रहा है, तो इसमें राम की ओर संकेत किया जा रहा है। कामायनी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचयिता हैं। दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने बच्चा है। माता का अंचल पाठ के लेखक पिता को किस नाम से पुकारते थे, तो माता के अंचल जो पाठ है उसमें लेखक के पिता को लेखक किस नाम से पुकारते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा में लौटते समय जितेन ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने गुरु नानक की जानकारी दी गई थी। हिरोशिमा की घटना घटना आधारित पाठ का नाम क्या है, तो हिरोशिमा की जो पाठ है घटना है उस पर आधारित पाठ का नाम क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ। या आपके 15 अभ्यास आएंगे, ठीक है, 15 इस प्रकार से आपके अभ्यास पूछे जाएंगे। फिर आपके दूसरे प्रश्न में आएंगे रिक्त स्थान, 4 आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो पहला आपके जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये खुद के लिए कर रहा है स्वयं के लिए, तो उसको अपन निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये निजवाचक इसका आंसर होगा। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है, तो इसमें मत फेंको ये मना कर रहे थे, ये निषेध है, तो निषेधात्मक या निषेधवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, निषेधवाचक विशेषण कहेंगे इसको। ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है इसको अपन अवयव कहते हैं, या निपात भी कहा जाता है, इसको अवयव शब्द कहा जाता है। संयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो संयोग में आपके सम उपसर्ग हैं। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग रहेगा, ठीक है। तो इस पर आपको अच्छे से याद रखना है। आपको प्रत्येक में उपसर्ग बताना है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, कमेंट करके बताना, देखिए प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है और उसमें संधि कौन सी है। फिर आपके तीसरे प्रश्न में 6 प्रश्न आएंगे, तो इसको अपन यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण स्तंभकार मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध और दुख के कारण उसके स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। यदि दुख का कारण उसके चेतन होगा तो ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाए, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है, इतना बर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। तो ये आपकी कुछ एक गद्यांश दे रखा था अपठित, तो उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला आपके प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा भय और क्रोध। इसका शीर्षक क्या लिखेंगे, इसमें भय और क्रोध की बात की गई तो इसमें नाम लिख लेंगे भय और क्रोध। या फिर आप मनोविकार भी लिख सकते हैं। भय को परिभाषित कीजिए, तो भय को परिभाषित करने के लिए किसी आती हुई आपदा की भावना, ये किसी आती हुई आपदा की भावना, दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण स्तंभकार मनोविकार होता है उसी को क्या कहते हैं, भय कहते हैं। दोनों लाइनें इसमें लिख लेनी। फिर दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुख। क्रोध जो होता है वो दुख के कारण, इसमें कौन आकुल रहता है, क्रोध आकुल रहता है, तो इसमें लिखेंगे अपन क्रोध। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। अगला प्रश्न है, एक गद्यांश दे रखा है, इसमें आपको विपत्ति शब्द का पर्यायवाची ढूंढ के लिखना है। विपत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, आपदा हो जाएगा। इसमें विपत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, आपदा लिख लेंगे। तो ये विपत्ति आपदा दोनों एक ही होते हैं, तो विपत्ति का शब्द पर्यायवाची क्या लिखेंगे, आपदा लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोध कब प्रकट होता है, तो क्रोध जानबूझकर उससे दुख पहुंचा जाए तभी क्रोध होता है। किसी को जानबूझकर दुख पहुंचा जाने पर उसमें क्रोध प्रकट होता है। भय के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो भय के लिए निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस इतना सा है जो भय के लिए निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भय के लिए निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस इतना आभास होना चाहिए कि हानि होगी या फिर दुख होगा। ये आपको दोनों लाइनें लिख लेनी इसमें। फिर आपके एक पठित पद्यांश से इसको पढ़ करके कुछ 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें उचित जो पद्यांश है इसका शीर्षक आपको चुनना है। तो इसका जो पद्यांश है वो आपको इसमें लिखना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें अपने आत्म परिचय। ये क्या है, अपने आत्म परिचय से संबंधित है, तो इसका परिचय आत्मा का परिचय से संबंधित है, तो आत्म परिचय इसका आंसर होगा। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। मैं जग जीवन में भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन में भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ और फिर भी अपने आप से भी प्रेम करता हूँ। यही इसका जो भावार्थ होगा। काव्यांश में कवि किसका पान करता है, तो काव्यांश में कवि जो नशे में, प्रेम के नशे में डूबा हुआ है, अर्थात सभी से प्रेम करता है। नेक्स्ट है, जग किसको पूछता है, तो जग जो दूसरों के बारे में सोचता बातें करते हैं उसी को जग पूछता है। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश की मूल संवेदना क्या है, तो उपयुक्त गद्यांश जो है इसमें हमें जीवन की जो सुख दुख प्रेम है उनके दायित्व और भार स्वयं उठाए चलने के लिए कहता है, और साथ ही स्वयं को मतानुसार चलने की बात भी कहता है। कवि किसका गान कर रहा है, तो कवि हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान नहीं देने की बात कर रहा है। फिर आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। संगीत संपूर्णता का एवं एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसने और क्यों कहा, ये जो कथन कहा गया था वो विश्व प्रसिद्ध जो भारत रत्न प्राप्त शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, उनके बारे में कहा गया था, क्योंकि वे 80 वर्ष के थे और निरंतर उन्होंने जिज्ञासा से जो संगीत की साधना में करते हुए ईश्वर मुझे फटा सुर न बख्शे, अभी तो एक सुर ऐसा प्रदान करे जो आप तक पहुँचे। ऐसा जो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां उन्होंने कहा था। हमारी संस्कृति पर मनुष्यों का प्रभाव पड़ा, पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। संस्कृति पर अधिकांश प्रभाव मनुष्यों के कारण पड़ता है। मनुष्यों से मिलने वाला जो ज्ञान होता है उनकी सहज प्रकृति के कारण में प्राप्त होता है, और क्योंकि ये हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। अदम्य साहस जिज्ञासा भी रखते हैं और सामान्य सफलता पर संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं। तो ये सभी बातें आपको इसमें लिखनी है। संगीतकार जो है उसका गायन में क्या योगदान होता है, तो संगीतकार जो मुख्य गायक होता है उसके गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल देने का कार्य करता है। मुख्य गायक गायिका में कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर उन्हें वापस मूल स्वर में ले आता है। ये प्रमुख इसका कार्य है। आत्मकथ्य कविता के मूल भाव को स्पष्ट करना है। तो आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली में लिखी गई है और इस कविता में प्रसाद जी अपने जीवन के यथार्थ तथा भाव पक्ष के मार्मिक अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, और इसमें अपने मनोभावों बिंबों के सहारे बताया गया है कि जीवन की कथा में उनका सामान्य व्यक्ति की जीवन कथा किस प्रकार से वर्णित की जाती है। फिर आपका माता के अंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन के बच्चों में जीवन में खेलों का महत्व आपको बताना है। तो
ग्रामीण जो जीवन है उन बच्चों में खेलों का शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आप जो खेल जो होते हैं खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ही होनी चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध हो सके और वे उन्हीं खेलों का आनंद लेते हैं तथा परिवारजन भी उनका सहयोग करते हैं। आँख मूंदना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आँख मूंदना मतलब क्या होता है? ध्यान न देना। आजकल जो माता पिता धन कमाने के चक्कर में अपनी संतान के प्रति आँख मूंदे रहते हैं और वह बिगड़ते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। फिर आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक डिब्बे से खाली कर समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ का नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत दुविधा में पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलियों पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने पर सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन की विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए जूझ की चिंता में हो या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने पर संकोच हो सकता है। तो ये आपके लखनवी अंदाज वाला जो पार्ट है उसमें से लिया गया है ये। तो पहला प्रश्न आपके कि गद्यांश किस दृश्य का वर्णन कर रहा है? तो इसमें जो वर्णन किया जा रहा है वो लेखक द्वारा गाड़ी में सेकंड क्लास डिब्बे में बैठने पर जो की गई यात्रा के दृश्य का वर्णन किया गया है। लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया? तो लेखक ने डिब्बे को लेकर अनुमान लगाया कि जो डिब्बा है वो खाली होगा, मतलब निर्जन होगा। डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब वो खाली नहीं था। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो डिब्बे में बैठे जो लेखक ने अचानक डिब्बे में आ जाने से वो जो सज्जन था उनकी आंखों में एकांत चिंतन भाव में विघ्न के कारण असंतोष दिखाई दिया। फिर डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था? तो लखनवी अंदाज जो नस्ल है, नवाबी नस्ल, उसमें सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से जो पालथी मारे बैठा हुआ था। तो ये वाले लाइन आपको यहाँ से लिख लेनी है। या फिर इसके अथवा में आपको दे रखा है बाल गोविंद भगत वाला। तो बाल गोविंद भगत वाले जो प्रश्न हैं इनका आपको देख लेना है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो ये बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया था। ठीक है, जिस दिन उसका इकलौता बेटा मर गया था उस दिन उसकी जो चरम जो उस उत्कर्ष को उस दिन देखा गया था। तो ये लाइन आपको पहले वाले में लिख लेनी। दूसरा है आपके बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? क्योंकि उनका जो इकलौता पुत्र था कमज़ोर और सुस्त था, इसलिए सोच थी कि ऐसे व्यक्तियों पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, वह जो इकलौता बेटा था सुस्त था और बौधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते उनकी समझ है कि ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। अगला प्रश्न है भगत की पतोह की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो भगत की जो पतोह थी वो सुभग थी, सुशील थी और सुकुशल प्रबंधिका थी। तो ये कौन सी थी? पतोह बड़ी सुभग थी, सुशील थी और पूरी घर की प्रबंधिका थी। प्रबंधिका इसका तीनों आपको इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है किस खबर ने लोगों पर ध्यान आकर्षित किया? तो भगत जी के पुत्र की मौत की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। फिर आपको इस काव्यांश पद्यांश को पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके लिखने। बिसई लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाबटमानी। तो ये वाला जो आपके काव्यांश दे रखा है इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है काव्यांश ने महाबट किसको कहा है? तो काव्यांश में महाबट जो कहा गए हैं वो महाबट परशुराम जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? महाबट परशुराम जी को कहा गया है। परशुराम जी को इसमें महाबट कहा गया है। यह कुंभड़ बतिया कौ नाही से क्या आशय है? तो इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हार का कच्चा गड़ा या छुई का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा। रघुकुल में किन पर जो वीरता नहीं दिखाई गई? रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई गई? तो रघुकुल में देवता पर, ब्राह्मण पर, भक्तजन पर, गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती हैं। उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? तो उपयुक्त काव्यांश में जो लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य में संवाद दर्शाए गए हैं। फिर फसल क्या है? तो फसल वाले जो आपके एक काव्यांश दे रखा है इस पर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं उनको अपन देख लेते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है जिसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव सम्मिलित होने का प्रयास सम्मिलित होता है। उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें एकता और आपसी सहयोग की जैसे मानवीय मूल्यों पर इसमें वर्णन किया गया है। फसल किसका रूपांतर है?
तो फसल जो है प्राकृतिक तत्व एवं मानव परिश्रम का रूपांतर होता है। फसल को किसका संकोच बताया गया है? तो फसल को सूर्य की उष्मा और हवा की थिरकन के संकोच से बताया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है जो पाठ है आपके, नहीं साहब वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही गई पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले में क्या सोच रही होगी, कल्पना कर के आधार पर आपको लिखना है। तो ये जब हवलदार साहब कैप्टन के बारे में जानना चाहा तो वो चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी के साथी है, तो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है। तो पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है पागल। और कैप्टन के प्रति पान वाले की नकारात्मक सोच रही होगी, वह उस बेकार एवं उसकी सन की व्यक्ति को समझता होगा और कैप्टन की देशभक्ति की भावना को नहीं समझता होगा। नहीं तो कैप्टन जैसे देशभक्त को कभी पागल, लंगड़ा, मरियल, नकारा नहीं कहता होगा वो। फिर आपकी अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज और निर्माण में किन किन लोगों के योगदान का वर्णन किया? तो संगतकार जो कविता उसके माध्यम से कवि ने संगतकारों का समाज निर्माण में योगदान दर्शाए हैं। जैसे मुख्य गायक में हर परिस्थिति में संगतकार जिस प्रकार से साथ देकर गायन को सफल बनाते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा समाज है हर क्षेत्र में समाज का निर्माण कार्यों में सहायकों की विशेष भूमिका होती है। उनके सहयोग के बिना मुख्य कार्यकर्ता का कार्य सफल नहीं हो सकता है, इसलिए समाज निर्माण में संगतकार का होना आवश्यक है। फिर उद्धव गोपियों के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे, इसका आपको वर्णन इसमें कर देना है। कवि परिचय बताना है आपको नागार्जुन का और रामवृक्ष बेनीपुरी का, तो किसी एक का बता देना। तो नागार्जुन का बता सकते हैं आप इसमें। कवि नागार्जुन का जो जन्म है वो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। आधुनिक कवि के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। प्रमुख प्रखर व्यंग्य भी इनके द्वारा लिखे गए थे। लोकहित के प्रति इनका रुझान था और कई सारी कविताएं उनके द्वारा लिखी गई थी। रचनाएं थी आपकी युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली और तुमने कहा था और तालाब की मछलियाँ, और ये इनकी काव्य करते हैं। इसके अलावा बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाग, वरुण के बेटे, ये इनके उपन्यास हैं। गुमकड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन का देहांत 1998 में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का व्यक्तित्व कर्तृत्व क्या है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। 1899 में मैट्रिक पास करके स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। 15 साल की आयु में उन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखना शुरू कर दी। उनके अनेक उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र लिखे गए और गद्य की विविध विधाओं में उन्होंने लेखन का व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्यिक बेनीपुरी रचनावली में 8 भागों में खंडित है। कितने भागों में खंडित है? 8 भागों में। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। तो 1968 में इनका जो देहांत है वो हो जाता है। फिर आपकी 4 नंबर में, दुर्घटना से देर मिली सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखक ने यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली और इसके आधार पर आपको ये बताना है। तो चेतावनी जो लायुंग के से कटाव का जो रास्ता था उसके ऊपर लिखी हुई मिली थी। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर अज्ञे जी द्वारा लिखे गए कारणों को स्पष्ट करना है। फिर आपको निबंध लिखना है 6 नंबर में, भारत में 6 ऋतुओं का प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, भावी जीवन का आधार और राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहर, और फिर आपकी यदि में प्रधानाचार्य होता। फिर आपके 19वां प्रश्न है जिसमें आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मानकर प्राचार्य को खेल सप्ताह आयोजन के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आपको यश वर्धन मानते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी से संबंध में बताया गया हो। और स्वच्छता की जागरूकता के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। या फिर स्काउट और गाइड द्वारा जो कौशल विकास का शिविर में बनाई गई जो प्रदर्शनी है उसको देखने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उसमें अपन देखें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार से वीडियो देखेंगे तो 10वीं क्लास के वीडियो निरंतर आपको मिलते रहेंगे। आपके सामाजिक और विज्ञान की इसमें सामाजिक विज्ञान और आपके जो गणित का पेपर है इंपॉर्टेंट आने वाले पेपर, तो उनकी मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा अगर आप यहाँ पे सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।